हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का घटनासार करंट अफेयर की इस अर्धवार्षिकी सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम आपका 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको इसे अच्छे से फॉलो करना है, इसकी सभी क्लासेस को देखना है। एग्ज़ाम से पहले इसे कवर कर दिया जाएगा अगर आप सभी अच्छे से सपोर्ट करते हैं और इस सीरीज़ को लाइक करते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 10 से 15-20 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो ऐसे में आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 1 साल का करंट अफेयर एटलीस्ट काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहिए। करंट अफेयर का पोर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप 1 से 2 सोर्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। देखिए, एक सोर्स तो हम घटनासार को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि घटनासार के अंदर आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। घटनासार के अलावा आपको बता दें कि हम ई दृष्टि मैगजीन को भी यहाँ पर कवर करेंगे। ई दृष्टि मैगजीन आपकी आ चुकी है मार्केट में, ये 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप अगर मार्केट से भी इसे परचेज कर पाएंगे ई दृष्टि मैगजीन को। और इसके अलावा हम ई दृष्टि पर काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाने वाले हैं, और एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों मैगजीन को यहाँ पर कवर कर दिया जाए। बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घटनासार से नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 क्लास आएंगी। आज आपका एक पहली क्लास है नेशनल करंट अफेयर पर, तो आज हम काफ़ी सारी करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह सीरीज़ उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं यह सीरीज़ आपकी, देखिए अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2023, यूपी पीसीएस आपका आरओ एआरओ और ये आपका जो एपीएस है, तो ये आपके इनके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा जितना भी आपका एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी यह सीरीज़ आपकी उपयोगी साबित होगी। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आज हम नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, तो नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, 3 नए अपराध कानून संसद से पारित। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में 3 नए अपराध कानून संसद के द्वारा पारित किए गए हैं। देखिए, ये कौन कौन से कानून हैं जो अभी पारित किए गए हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में कौन से 3 नए अपराध कानूनों को संसद के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें शीतकालीन सत्र में मंजूरी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला आपका बजट सत्र होता है, जो आपका बेसिकली फरवरी से स्टार्ट होता है बजट सत्र। देन आपका मानसून सत्र होता है, और तीसरा आपका ये शीतकालीन सत्र होता है। तो अभी शीतकालीन सत्र में इन 3 नए कानूनों को मंजूरी प्रदान की गई है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये 3 नए कानून किन की जगह लेने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 3 बिलों में संशोधन। सबसे पहला 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023। तो 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह अब कौन सा कानून लेगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अलावा 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आएगा। तीसरा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 नए कानून बने हैं, ये किन की जगह लेने वाले हैं, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है उन्हें बता दें। देखिए, इन तीनों विधेयकों को राज्यसभा से 21 दिसंबर को और लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पास किया गया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में
एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है कि ये कानून कौन सी डेट को राज्यसभा से या लोकसभा से पारित किया गया था या राष्ट्रपति से इनको कब मंजूरी मिली थी। इसीलिए थोड़ा सा आपको माइंड में इन डेट को भी रखना है कि राज्यसभा से 21 दिसंबर 2023 को ये पास हुए हैं, लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को ये पास हुए हैं और 25 दिसंबर 2023 को फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो गए हैं। देखिए, थोड़ा सा इनके प्रावधानों की बात करेंगे, क्या सब नए चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डिटेल में आपको इन्हें देखना होगा और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, तो आपको उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके ध्यान रखना होगा। देखिए, ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। तो इन तीनों की अभी हमने बात भी कर ली है। इन तीन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। अब आतंकवाद, लीचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं अब इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए अभी बात करते हैं नए अपराध कानून में हुए प्रमुख बदलाव की। तो कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। देखिए, नए अपराध कानून में 3 जो चीजें हैं यहाँ पर शामिल की गई है। एक है गंभीर अपराध से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं, दूसरा एक्सीडेंट के मामले में कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं और तीसरा ट्रायल के मामले में यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गंभीर अपराध के मामले में हुए बदलाव की। देखिए, यहाँ पर कहा गया है इन कानूनों में जो नए कानून अभी आए हैं, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा यहाँ पर बताई गई है। तो नाबालिग से रेप करने पर दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सज़ा या जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो गंभीर अपराध की श्रेणी में यहाँ पर कौन कौन से अपराधों को शामिल किया गया है और उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो थोड़ा सा आप इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका गंभीर अपराध। दूसरा है आपका एक्सीडेंट के मामले। देखिए, एक्सीडेंट के मामले में क्या सब प्रावधान किए गए हैं। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, वाहन से अगर किसी के वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर ड्राइवर उस पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल लेकर जाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये आप देख सकते हैं, हिट एंड रन केस ये काफ़ी ज़्यादा अभी आपका न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और एक विवाद इस पर बना हुआ है। इसके अलावा स्नैचिंग के लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अभी कानून बना दिया गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। तो ये था आपका एक्सीडेंट के मामले में कुछ जो नए चेंजेस किए गए हैं। तीसरा है आपका ट्रायल का मामला। देखिए, ट्रायल के मामले में अब क्या होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था, लेकिन अभी इसे जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। इसके अलावा अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। तो ये नए चेंजेस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। आप देख सकते हैं जो नया बदलाव किया है। पहले क्या होता था, जो दया की याचिका है कोई भी एनजीओ या कोई संस्थान इन्हें दाखिल कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पर हमने चर्चा की कि 3 जो बिल आए हैं वो किन का स्थान लेने वाले हैं, ये हमारा हो गया है। इसके अलावा नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। आप देख सकते हैं आईपीसी में 511 धाराएं हैं, लेकिन अब 358 बचेंगी।
175 धाराएं बदलेंगी, 20 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। तो आई थिंक इन्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना, बस हल्का सा आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब कितनी बचेंगी? 358। इसके अलावा इसी तरह सीआरपीसी में 531 धाराएं बचेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इसी प्रकार से यहाँ पर धाराएं दी गई हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान अभी कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि इन कानूनों को बनाने से पहले काफ़ी सारे सुझाव सरकार के द्वारा लिए गए थे। आप देख सकते हैं सितंबर 2019 से तीनों कानूनों पर काम शुरू हो गया था। अलग अलग जगह से यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं और 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यहाँ पर सुझाव मांगे गए थे। इसके अलावा 2021 में सभी सांसदों, फिर आईपीसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक को पत्र लिखकर इन कानूनों पर सुझाव मांगे गए थे, तब जाकर ये आपका कानून बने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है अभी जो आपके 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए थे। तो इनमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है ये बता दिया गया है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये जो 3 नए कानून आए हैं इन्होंने कौन से कानूनों की जगह ली है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको इन डेट पर फोकस करना है कि इन्हें कब पारित किया गया है, राज्यसभा से कब पारित हुए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा फाइनली इन्हें कब मंजूरी मिली है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा नए अपराध कानूनों में हुए प्रमुख बदलाव पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। गंभीर अपराध, एक्सीडेंट के मामले और ट्रायल मामले में क्या सब यहाँ पर नई चीज़ें की गई हैं। तो बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अभी दूसरी न्यूज़ को हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। तो आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में बेसिकली मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान हैं। तो लोकसभा ने इस विधेयक को 21 दिसंबर और राज्यसभा ने इसे 12 दिसंबर 2023 को पारित किया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। आपको ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे आपको याद रखना है। इस विधेयक के अनुसार क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो चयन समिति में आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किया जाएगा। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी। यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। तो ये था आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। चलिए अभी दूसरी न्यूज़ को समझते हैं। तीसरा है आपके सामने प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023। तो इसे आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। लोकसभा ने इसे 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी, जबकि राज्यसभा ने इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून अस्तित्व में आ जाएगा। यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में देश के समाचार पत्रों के महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं।
इसके अलावा इसमें विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान किया गया है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता अब नहीं होगी। तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर को और लोकसभा में 19 दिसंबर 2023 को पारित कर दिया गया है। यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। इसमें अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तक की गई है। इसके अलावा न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया था। वर्ष 2019 में GST अपीलीय अधिकरण अधिसूचित किया गया था। अधिकरण के सदस्यों की नियम और सेवा शर्तों के मानकीकरण का कार्य जारी है और इसी के अनुरूप यह विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया था। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत यात्रा। तो आप देख सकते हैं 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक ओमान के सुल्तान हैं ये आपके हैतम बिन तारिक। आपको याद रखना है हैतम बिन तारिक ओमान के सुल्तान हैं और ये 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर रहे थे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, पर्यटन सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा है कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौता किया है। बस आपको हल्का सा याद रखना है कि ये समझौते किस क्षेत्र में किए गए हैं। आप देख सकते हैं 4 MOU पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद डोफरा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। दूसरा आपका यहाँ पर सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी को साझा करने पर यहाँ पर समझौता किया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा आपको यहाँ पर बस यही याद रखना है कि जो ओमान के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक, ये 16 दिसंबर से 18 दिसंबर पर भारत की यात्रा पर आए थे। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण। तो आप देख सकते हैं इस स्टील स्लैग आधारित यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि स्टील स्लैग क्या होता है, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। तो जब स्टील का उत्पादन होता है उसी दौरान स्टील स्लैग जो है यहाँ पर एक वेस्ट कह सकते हैं, ठोस अपशिष्ट कह सकते हैं, इसके रूप में यहाँ पर ये उत्पन्न होता है और प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है। इसीलिए स्टील स्लैग का यूज अभी सड़क निर्माण में करने में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है भारत की पहली 6 लेन
स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना होगा इस ये क्या, देखिए ये नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली होगी। तो यह नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ेगी। इस चीज को आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये हजीरा जो है आपका, ये कहाँ पर है, तो हजीरा बेसिकली गुजरात की सूरत सिटी में है। हजीरा ये एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जो गुजरात की सूरत सिटी में है। तो ये गुजरात में है। इस चीज को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आपके लिए यहाँ पर यही चीज इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं इस्पात मंत्रालय ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली पहली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा यानी गुजरात में किया गया है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। आप सभी ने देखा होगा अभी हाल ही में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद इन राज्यों में नई सरकारों का गठन किया गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो देश के ये 5 राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और नई सरकारों का गठन किया गया है। तो आपको इन 5 राज्यों के बारे में देखिए क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर याद रखना होगा ये जो 5 राज्य हैं यहाँ पर अलग अलग विधानसभा सीट कितनी है, पहला आप ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद इन राज्यों में जो नए नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन राज्यों के राज्यपाल के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इन 3 चीज पर यहाँ पर आपको फोकस करना है और अच्छे से चलिए इसे समझते हैं कि यहाँ पर क्या चुनाव परिणाम रहा था। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए तो ये 5 राज्य थे जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक विभिन्न चरणों में चुनावों के बाद परिणाम आपके 3 दिसंबर को यहाँ पर जारी किए गए थे। इस चुनाव परिणामों में जहां कांग्रेस, देखिए कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना में कौन जीता है, तो कांग्रेस यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही तेलंगाना में। वहीं भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी हुई है। मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी जेडीपीएम को बहुमत मिला है। तो ये मिजोरम की एक पार्टी है जेडीपीएम, जिसे यहाँ पर बहुमत मिला है। तो मिजोरम में आपका न कांग्रेस न भाजपा, आपका ये जो जेडीपीएम पार्टी है इसी के एक मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अभी राजस्थान में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की, राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट है, आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो राजस्थान में कुल 199 विधानसभा सीट है। आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पर याद रखेंगे। और कौन जीता है राजस्थान में, तो बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। 115 सीट यहाँ पर टोटल जीती है। कांग्रेस को 69 सीटें यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट हैं टोटल, 230, 230। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट 90 है। इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीट है। इसे आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटें मिली है और कांग्रेस यहां पर जीत गई है तेलंगाना में। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिजोरम में, मिजोरम के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। मिजोरम में पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी है यहाँ पर जेडीपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 27 पर जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं मिजोरम में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, 40 है, जहां पर 27 सीटों पर यहां पर जेडीपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत दर्ज की है। चलिए अभी बात करते हैं इन 5 राज्यों में नए नए मुख्यमंत्री कौन सब बने हैं और वहां के राज्यपाल कौन हैं। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन। टी सौंदरराजन तो राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरराजन ने हैदराबाद में रेवंत रेड्डी को 10 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप उप मुख्यमंत्री को भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहां पर ध्यान देना है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक आदिवासी चेहरा है। आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आप राज्यपाल देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के आपके राज्यपाल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा को राज्य के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई है। देखिए तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह थे, इन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और राजस्थान के राज्यपाल हैं आपके कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र राज्यपाल ने ही इन्हीं को भजन लाल शर्मा को शपथ दिलाई। इसके अलावा राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात करते हैं अभी मिजोरम की। तो लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और मिजोरम के राज्यपाल हैं आपके हरि बाबू। तो मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू, इन्हीं के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा वनलाल हलाना सी लालसा विवुंगा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में यहां पर शपथ ग्रहण की है। आप देख सकते हैं जेडीपीएम को 2019 में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसके नेता कौन है? लाल दुहोमा। ये मिजोरम के पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन्हें हमने काफ़ी अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर डिसीजन आया था, जिसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है, क्योंकि काफ़ी सारी रिटों के द्वारा इसे जो है चैलेंज किया जा रहा था। अलग अलग आधार बताए जा रहे थे हटाने के, तो इसको अभी बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पर आ गया है। आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है और अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है। न्यायालय ने संवैधानिक आदेश 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 के संशोधन को संबोधित करते हुए कहा कि किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 370 के दायरे से बाहर थे। हालांकि इस निष्कर्ष ने समग्र निर्णय को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश को राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के लिए अनावश्यक माना गया था। अनुच्छेद 370 निष्क्रिय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने रेखांकित किया कि भारत संघ में शामिल होने पर जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता का कोई भी तत्व बरकरार नहीं रखा था। संवैधानिक व्यवस्था ने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अनुच्छेद 370
असममित संघवाद की विशेषता है, संप्रभुता की नहीं। असममित संघवाद, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है, अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए इसे हम पॉलिटी के सेक्शन में कवर करेंगे क्योंकि ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं। न्यायालय ने पुष्टि की है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे निष्क्रिय घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी बनी रही। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है, देखिए न्यायमूर्ति SK कौल ने 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुलह उपायों का प्रस्ताव देने के लिए सच्चाई और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस संविधान पीठ में शामिल अन्य, देखिए यहाँ पर कौन कौन से न्यायाधीश शामिल थे इस संविधान पीठ में, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा। तो मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हैं DY चंद्रचूड़ थे। इनके अलावा जो न्यायाधीश यहाँ पर शामिल थे ये थे आपके न्यायमूर्ति SK कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो ये यहाँ पर आपके अन्य न्यायाधीश शामिल थे, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुरून इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023 को जारी किया गया है। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर कौन लोग शामिल हैं। तो यहाँ पर 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को स्थान दिया गया है। सबसे पहला स्थान, दूसरा स्थान किसका आया है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं जैप्टो के संस्थापक हैं कैवलिया वोहरा, जिनकी एज कितनी है 21, और आदित्य पालीचा ये आपके 22 ईयर्स के हैं। तो इन्होंने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये कौन है, ये जैप्टो के संस्थापक हैं जिन्होंने सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनके नाम आपको ध्यान देना है। इनके अलावा जो दूसरे स्थान पर हैं ये 24 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश हैं, जिन्होंने भंजू की स्थापना की है। तो ये इनकी कंपनी का नाम है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर टॉप पर कौन है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं देवांशी केजरीवाल हैं, 30 वर्ष से कम उम्र की हुरून इंडिया टॉप 100 में ये सबसे कम उम्र की महिला शामिल हैं। इस सूची में अंडर 30 में 5 महिलाएं शामिल की गई हैं। तो इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन। चलिए इसे समझते हैं। देखिए 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। आप देख सकते हैं अगरतला कहाँ पर है, अगरतला आपका त्रिपुरा में है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और अखाउरा आपका बांग्लादेश में पड़ता है। तो इन्हीं दोनों के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच बाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत यहां पर होगी। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में होगा और 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में होगी। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्रियों के द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया था। इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है और दूसरी है बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल हैं। तो ये 2 अन्य परियोजनाएं हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपके सामने भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हो गया है। देखिए पूरा मामला क्या है इसे यहाँ पर समझिए। भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के मालदीव की नई सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गया है। आप सभी को पता होना चाहिए अभी मालदीव के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये हैं आपके मोहम्मद मुइजू।
तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं। इन्होंने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये दुबई में हुआ था। इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। तो देख सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2023 को यह बात कही है। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान उपहार में दिया था। इन विमानों का प्रयोग राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अद्दू द्वीपों पर तैनात हैं। वर्तमान में डॉनियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति जो बने हैं अभी नए मोहम्मद मुइज़ू, जो 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मालदीव के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इन्हीं का स्थान लिया है अभी मोहम्मद मुइज़ू ने। तो इनके स्थान पर ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो शुरू से ही एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, मोहम्मद मुइज़ू ये शुरू से ही चीन के पक्षधर रहे हैं और भारत विरोधी विचारधारा के लिए ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने चुनाव में जीतने के बाद 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया था। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है और भारत सरकार ने इसे मान भी लिया है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, भूटान नरेश की भारत यात्रा। तो भूटान नरेश की भारत यात्रा हुई थी आपकी 3 से 10 नवंबर 2023 को। भूटान के नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये भूटान के नरेश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की नवंबर में यात्रा की थी। तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता 6 नवंबर को हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई है। दोनों नेताओं के बीच अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया है। इसके अलावा भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 की परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद भूटान की ओर से दिया गया है। भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात सांगशू 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया है। इसके अलावा भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया है। तो राज्यसभा ने इसे 14 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की है। लोकसभा ने 4 दिसंबर को ही इसे पारित कर दिया था। तो इसके तहत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको उसे बस याद रखना है। देखिए आपको इस विधेयक के बारे में ये चीज़ याद रखनी है, इस विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और इसका नाम होगा आपका समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। तो ये था आपका विश्वविद्यालय विधेयक। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हुई है। देखिए नीति आयोग द्वारा देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। देखिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में है और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान किसे मिला है इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जून 2023 के महीने में
देश भर के ब्लॉकों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रगति को दर्शाया गया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया है। एबीपी के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग की भी घोषणा की है और इस पहल में ओडिशा के रायगढ़ जिला और बिहार के जमुई जिले ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इन चीजों को यहाँ पर आप बस याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपका 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया था। यह 5 से 12 दिसंबर 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया गया था। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन या FIAPF द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। आप देख सकते हैं इसका निर्देशन इरेज टैडमोर ने किया था। कार्ले डेनियल मालवे ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1995 में हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा के पणजी में। तो इसका आयोजन गोवा पणजी में किया गया था और 20 से 28 नवंबर 2023 को किया गया था। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी कैचिंग डस्ट। इसके निर्देशक आप देख सकते हैं स्टुअर्ट गैट। महोत्सव की समापन फिल्म दी फेदरवेट थी और इसके निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण और रजत मयूर है। चलिए बात करते हैं फिल्म महोत्सव के पुरस्कारों की, जहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। तो एंडलेस बॉर्डर को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है बुल्गारिया के निर्देशक हैं स्टीफन कोमोंड्रेव। तो इन्हें ब्लॉगाज लेसन्स के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर ईरानी अभिनेता हैं पूरिया रहीमी सोम। तो इन्हें मिला है एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पर फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मेलेनी थिएरी। तो इन्हें मिला है पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका के लिए। जूरी का विशेष पुरस्कार यहाँ पर भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को मिला है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया को मिला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ICFT यूनेस्को गांधी पदक ये आपका एंथनी चेन को मिला है फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT दीपक कुमार मिश्रा को पंचायत सीजन 2 के लिए दिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को मिला है। तो इनका नाम भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा है। साइबेरियाई बाघ लारा और अकामास। तो ये साइबेरियाई बाघ हैं लारा और अकामास 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे हैं। आखिरी साइबेरियाई बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप देख सकते हैं पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की है। ये बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे हैं। तो ये बाघ कहाँ से लाए गए हैं? साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे हैं। और भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस आप इतना याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये भूटान ने की है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में बनाया जाएगा। आपको यहाँ पर बस इस पॉइंट को याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए जरूरी है वो है भारत का गरबा नृत्य, यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में इस सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। गरबा नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच। देखिए, तो हम बात कर रहे थे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाना शहर में आयोजित की गई। इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया है। देखिए, नेशनल करंट अफेयर की ये आपकी पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो में नेशनल करंट अफेयर को आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आपको इसका पार्ट 2 जरूर देखना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।